तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी माँ के बारे में। और अगर इसके जॉनर की बात करें तो ये एक हॉरर मूवी है जो कि बेस्ड है इंडियन मैथोलॉजी के ऊपर। बाकी मैं इस मूवी को कम्प्लीटली देख चुका हूँ और इसीलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि काफी टाइम बाद बॉलीवुड की तरफ से एक अच्छी मूवी आई है। सो इसीलिए अगर आपको मौका मिले तो आप इस मूवी को थिएटर्स में जरूर देखना। लेकिन तब भी दोस्तों अगर आप में से कोई इस मूवी को नहीं देख पाए तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वो इसीलिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए इस माँ मूवी की स्टोरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस मूवी के अंदर क्या हुआ है ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। सो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर माँ जरूर लिखना। बाकी आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव से, जिस गांव का नाम होता है चंद्रपुर। इस चंद्रपुर के अंदर हम ये देखते हैं कि इस गांव में काफी अमीर आदमी होता है और आज के दिन उस आदमी की वाइफ प्रेग्नेंट होती है। लेकिन दोस्तों जैसे उसकी वाइफ का बच्चा होता है वैसे हमें पता लगता है कि उसकी वाइफ को एक नहीं बल्कि दो बच्चे हुए हैं, यानी कि जुड़वा। पर उन दोनों जुड़वा में से एक लड़का होता है और दूसरी लड़की होती है। इसके साथ ही दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि इस अमीर आदमी के घर में एक काली माता का मंदिर भी होता है और उस मंदिर के सामने एक लेडी डांस कर रही होती है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि असल में चंद्रपुर गाँव के अंदर एक प्रथा है और वो प्रथा ये है कि जब भी काली माता किसी के सपने में आती है और वो उसे अपना दर्शन देती है तब उसके बाद वही लेडी जाकर काली माता की पूजा करती है। और अगर काली माता जब तक किसी के सपने में नहीं आती तब तक काली माता की पूजा ही नहीं होती है। और क्योंकि आज से पहले वाले दिन इस लेडी के सपने में काली माता ने आकर दर्शन दिया था, इसलिए आज ये लेडी इस अमीर आदमी के घर आकर काली माता की पूजा कर रही है। और पूजा के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पर सारे लोगों को ये पता लगता है कि आज इस घर में एक बेटे के साथ एक बेटी भी हुई है, वैसे इस बात को जानकर सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और सब डरने लगते हैं। और हमें देखने से ऐसा दिखाया जाता है कि इस फैमिली के अंदर किसी बेटी का पैदा होना काफी गलत माना जाता है। यहाँ तक कि यही नहीं दोस्तों बल्कि इसके आगे हम ये भी देखते हैं कि जिस आदमी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए होते हैं वो अपने बेटे को तो तिलक लगाता है एंड उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपनी बेटी को सीधा उसी लेडी को सौंप देता है जो लेडी इस टाइम पर काली माता की पूजा कर रही होती है। एंड वो सिंपली उस लेडी से कहता है कि वो इस लड़की की बलि दे दे, यानी कि उसे मार दे, क्योंकि अगर उन्होंने इस लड़की की बलि नहीं दी तो फिर उस शैतान के क्रोप से उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और फिर उस आदमी की ये बोलने के बाद ही हम ये देखते हैं कि उनके घर के पास में ये काफी बड़ा सा पेड़ होता है जो पेड़ काफी ज्यादा डरावना होता है। लेकिन दोस्तों देखने पर हमें पता लगता है कि उस पेड़ के अंदर कोई वास करता है और शायद से ये वही शैतान है जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये शैतान कौन है और इसकी मिस्ट्री क्या है ये हम सबको आगे पता लगेगी। बट अभी के टाइम पर हम ये देखते हैं कि उस आदमी के कहने पर वो पूजा करने वाली लेडी सिंपली उस छोटी सी बच्ची की बलि दे देती है, जिसके बाद उस आदमी का सिर्फ पेड़ ही बचता है। हालांकि दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि उस फैमिली के अंदर एक और लड़का होता है जो कि काफी जवान होता है, पर वो लड़का इस आदमी का अपना बेटा नहीं होता। लेकिन तब भी वो इस लड़के को अपने घर में रखता है और उसे भी अपने बेटे जैसा सम्मान देता है। और ये जो दूसरा जवान लड़का होता है इसका नाम होता है जयदेव। अब हालांकि दोस्तों इसके बाद ही कहानी आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि ये सारी कहानी आज से 40 साल पहले पास्ट की थी। और इसी अगले सीन में हमें 40 साल बाद सीधा कलकत्ता शहर दिखाया जाता है। 40 साल बीत जाने के बाद हम सीधा उस लड़के को देखते हैं जिसके पैदा होने पर ही उसकी छोटी बहन की बलि दे दी गई थी। और वो छोटा लड़का अब 40 साल का आदमी बन चुका होता है एंड उसका नाम होता है शुभांकर। लेकिन शुभांकर ने सालों पहले अपना चंद्रपुर गाँव छोड़ दिया होता है और वो बहुत सालों से कलकत्ता शहर में रहना होता है। साथ ही साथ यहाँ पर उसकी एक वाइफ भी होती है जो की काजोल होती है और उसकी वाइफ का यानी कि काजोल का नाम अंबिका होता है। इनके साथ ही उन दोनों की एक छोटी बेटी भी होती है जो कि 12 साल की होती है और इनकी बेटी का नाम होता है श्वेता। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि शुभांकर की फैमिली में बेटी होना अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि जब शुभांकर के फादर को बेटी हुई थी, यानी कि जब शुभांकर की जुड़वा बहन पैदा हुई थी, तब तो उसके घर वालों ने उसकी बहन की बलि तक दे दी थी। और इसीलिए दोस्तों शुभांकर ने अपनी फैमिली को ये बात कभी नहीं बताई थी कि उसे एक बेटी हुई है एंड उसने सबसे इवन अपने फादर से भी ये बात छुपाई थी कि उसके पास एक बेटी है ना कि एक बेटा, क्योंकि शुभांकर इस बात को जानता था कि जैसे उसके घर वालों को और चंद्रपुर गाँव वालों को पता लगेगा कि उसको एक बेटी हुई है वैसे वो उसकी बेटी की बलि दे देंगे। एंड इसी वजह से शुभांकर ने इस बात को छुपा कर रखा और उसने कभी भी अपनी बेटी को अपने गांव नहीं जाने दिया। हम दोस्तों यहाँ कलकत्ता शहर के अंदर हम ये देखते हैं कि शुभांकर की काफी अच्छी लाइफ होती है और वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ बहुत खुश होता है। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक से उसे अपने गाँव से विकास नाम के आदमी का फोन आता है और ये विकास नाम का आदमी असल में उसके चंद्रपुर गाँव की हवेली का नौकर होता है। और वो विकास शुभांकर को फोन करके उससे कहता है कि आज रात को उसके फादर की मौत हो गई है। अब ये खबर सुनकर शुभांकर को काफी धक्का लगता है और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी से अपने गाँव जाएगा। अब इसके लिए शुभांकर अपनी वाइफ अंबिका से मिलता है एंड वो उससे कहता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है, इसलिए वो अपने गाँव जा रहा है, लेकिन वो गाँव अकेला जाएगा और इसीलिए उसकी वाइफ और उसकी बेटी यहीं पर रुकेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर शुभांकर अपनी बेटी को बिना बताए गाँव जाता है, क्योंकि उसकी बेटी श्वेता अक्सर शुभांकर से बोला करती थी कि उसे उसके गाँव जाना है, लेकिन शुभांकर उसे हमेशा मना कर दिया करता था। और इसीलिए शुभांकर ने सोचा कि अगर उसकी बेटी को ही पता लगा कि वो गाँव जा रहा है तो वो पक्का उसके साथ जाने की जिद करेगी। एंड इसलिए शुभांकर चुपके से अपनी गाड़ी उठाता है और अपनी वाइफ को बोलकर सीधा अपने
गाँव जाता है। गाँव आकर शुभंकर सबसे पहले अपने फादर का अंतिम संस्कार करता है और फिर वो अपने रिश्ते में लगने वाले बड़े भाई जिसका नाम जयदेव था उसने कहता है कि वो उसका घर बिकवा दे क्योंकि वो इस गांव के घर को रखना नहीं चाहता है और अब तो उसके पिता के जाने के बाद उसका इस घर में रहने का भी मन नहीं करता है। और वैसे भी इस घर से जो कहानी जुड़ी हुई है उसे सोचकर तो उसे डर भी लगता है एंड इसलिए शुभंकर ये चाहता है कि इस घर को वो जल्दी से बेच दे। अब दोस्तों हमें पता लगता है कि इसका जो रिश्तेदार वाला भाई है यानी कि जयदेव वो असल में अब इस पूरे गांव का सरपंच भी बन गया होता है। साथ ही साथ इस जयदेव कैरेक्टर को प्ले किया है एक्टर रोनित रॉय ने और इसीलिए यहाँ पर जयदेव शुभंकर से कहता है कि वो उसके घर के लिए कोई डीलर ढूंढेगा और उसका घर जल्दी से बिकवा देगा। अब दोस्तों इसके लिए शुभंकर ये डिसाइड करता है कि अब वो अपने गाँव में रुकेगा नहीं और इसीलिए वो रात के टाइम ही अपने गाँव से निकलकर अपने घर जाने लगता है। हालांकि दोस्तों जाने से पहले उसका नौकर विकास उसे रोकने की कोशिश करता है बट शुभंकर का अपने घर जाने का मन होता है एंड इसलिए वो वहाँ पर रुकता नहीं है और रात के टाइम अपनी कार स्टार्ट करता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों रास्ते में हम ये देखते हैं कि उसके घर के पास का वो बड़ा सा पेड़ जिसके अंदर कोई शैतान रहता है वो पूरा पेड़ ही शुभंकर का पीछा करता है और वो उसकी गाड़ी को पकड़ लेता है और फिर वो धीरे धीरे करके शुभंकर को जकड़ कर उसे जला देता है एंड उसकी जान ले लेता है। और हम भी ये देखते हैं कि शैतान ने शुभंकर को चाह से मार दिया है। अब दोस्तों अगली सुबह जैसे सबको पता लगता है कि शुभंकर मर चुका है वैसे उसके मरने के बारे में जल्दी से उसकी वाइफ अंबिका को कॉन्टेक्ट किया जाता है जिसके बाद हम ये देखते हैं कि अंबिका और उनकी बेटी श्वेता इन दोनों को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों शुभंकर के लिए बहुत ज्यादा रोते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद भी अब 3 महीने बीत जाते हैं और हम ये देखते हैं कि अंबिका और श्वेता की लाइफ धीरे धीरे करके अब नॉर्मल होना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब इस 3 महीने बाद अंबिका को एक दिन जयदेव का फोन आता है और वो जयदेव अंबिका को ये बताता है कि असल में शुभंकर ने अपने मरने से पहले उससे एक बात कही थी। शुभंकर ने उससे कहा था कि वो अपने घर को बेचना चाहता है और उसके लिए वो डीलर ढूंढ रहा था लेकिन अब उसे एक डीलर मिल चुका है जो इस घर को खरीदना चाहता है और इसीलिए वो चाहता है कि अंबिका अपने गाँव आ जाए और अपने सामने इस डील को कर दे। अब वैसे इस बात को सुनकर अंबिका जयदेव से कहती है कि वही डील को पूरा कर ले और इसके बदले में जो भी कमीशन बनेगा वो जयदेव को दे देगी। लेकिन दोस्तों जयदेव इस बात को सुनकर थोड़ा बुरा मान जाता है एंड वो अंबिका से कहता है कि वो ये काम कमीशन के लिए नहीं कर रहा है बल्कि उसके लिए शुभंकर उसका छोटा भाई है और वो उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहता है। अब इस बात को सुनकर अंबिका राजी हो जाती है एंड वो गाँव आने के लिए मान जाती है। लेकिन जब उसकी बेटी श्वेता को पता लगता है कि उसकी मदर अंबिका गाँव जा रही है तब वो भी गाँव आने की जिद करती है। लेकिन अंबिका सिंपली उसे मना करती है और वो कहती है कि वो अकेले गाँव जाएगी। पर ये बात सुनकर श्वेता उससे कहती है कि उसके फादर भी अकेले गाँव गए थे और कभी वापस नहीं आए एंड इसीलिए वो ये नहीं चाहती कि उसकी मदर के साथ भी ऐसे कुछ हो और वो अकेली पड़ जाए। अब ये बात सुनकर अंबिका मान जाती है जिसके बाद ही अंबिका और श्वेता दोनों चंद्रपुर गाँव जाते हैं ताकि वो गाँव जाकर अपने पुश्तैनी घर को बेच सके और अपने खानदान के सारे पुराने कनेक्शंस को तोड़ सके। अब दोस्तों जैसे अंबिका और श्वेता गाँव आते हैं वैसे वो लोग देखते हैं कि उनके पुश्तैनी घर में उनका एक नौकर होता है जिसका नाम था विकास और इस विकास की एक वाइफ होती है जिसका नाम नंदिनी होता है एंड उन दोनों की एक बेटी भी होती है जिसका नाम दीपिका होता है और ये दीपिका उम्र के मामले में श्वेता की उम्र के बराबर होती है। अब दोस्तों जैसे अंबिका और उसकी बेटी श्वेता गाँव में आते हैं वैसे हम यहाँ पर काफी अजीब चीजें देखते हैं जैसे की गाँव में बार बार उस शैतानी पेड़ का सामने आना और कई सारे भूतनियों का सामने देखना और इन सबको दिखाकर हमें ऐसा दिखाया जाता है कि हो ना उस पेड़ से कोई बहुत ही बड़ी मिस्ट्री जुड़ी है। लेकिन ये सारी चीजें कनेक्ट होती है शुभंकर की फैमिली से। अब दोस्तों इसके आगे हम ये देखते हैं कि श्वेता और नंदिनी दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ऐसे एक दिन श्वेता अपने टैबलेट के ऊपर नंदिनी को अपनी फोटोज और अपनी ड्राइंग्स दिखा रही होती है। लेकिन वो देखती है कि उसके टैब पर अचानक से उसी पेड़ की पेंटिंग बनी गई है जो पेंटिंग अपने आप ही बनी होती है। लेकिन श्वेता के टैबलेट में जैसी दीपिका उस फोटो को देखती है वैसी वो श्वेता से पूछती है कि आखिरकार उसने इस पेड़ की ड्राइंग कब बनाई। लेकिन ये सुनकर श्वेता दीपिका से कहती है कि उसे इस पेड़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बट ये बात सुनकर दीपिका कहती है कि ये पेड़ तो उनके घर के पीछे ही है। ये बात सुनकर श्वेता उस पेड़ को देखने की डिमांड करती है जो सुनकर पहले तो दीपिका मना करती है एंड वो श्वेता से कहती है कि वो पेड़ शैतानी पेड़ है। लेकिन जब श्वेता नहीं मानती तब नंदिनी उसे वहाँ पर लेकर जाती है और उसे सिंपली वो पेड़ दिखा देती है। हालांकि उसी टाइम पर अंबिका वहाँ पर आ जाती है और वो उन दोनों को पेड़ के पास जाने से रोक देती है। अब दोस्तों इसी बीच जयदेव उस डीलर को भी लेकर आता है जिससे हवेली खरीदनी होती है। लेकिन यहाँ पर आकर वो डीलर बहुत ही कम दाम लगाता है जो बात सुनकर जयदेव अंबिका के सामने उस डीलर को मना कर देता है एंड उसे वापस भेज देता है। और फिर जयदेव अंबिका से कहता है कि वो कुछ दिन तक और आराम से गाँव में रहे और इस बीच वो अच्छे डीलर को जरूर ढूंढ लेगा। अब हालांकि दोस्तों सब कुछ काफी नॉर्मल चल रहा होता है लेकिन इसी बीच अंबिका नोटिस करती है कि जो विकास और नंदिनी की बेटी है यानी कि दीपिका उसके पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं। और वैसे तो गर्ल्स को पीरियड्स आना बहुत ही आम बात होती है एंड ये चीज उनके 12-13 साल के होते स्टार्ट भी जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम भी देखते हैं कि जैसी अंबिका इस बारे में दीपिका की मदर नंदिनी को बताती है वैसी नंदिनी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सिंपली अपनी बेटी को कमरे में बंद कर देती है और वहाँ पर बैठकर काली माता का नाम जपने लगती है। और साथ ही वो दीपिका से ये भी कहती है कि जब तक वो उसे निकालेगी नहीं तब तक वो कमरे से बाहर नहीं जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर नंदिनी ये सब क्यों कर रही होती है ये देखकर हमें भी अजीब लगता है। लेकिन दोस्तों जैसे इस दिन की रात होती है वैसे हम ये देखते हैं कि वो पेड़ वाला शैतान सीधा दीपिका के कमरे में घुसता है और अपने टहनियों को लंबा करके दीपिका को पकड़ के अपने पास ले आता है। अगले दिन जब सबको पता लगता है कि दीपिका गायब हो चुकी है तब सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और इसलिए अंबिका जल्दी से पुलिस को फोन करती है। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि दीपिका की मदर नंदिनी जो कि विकास की वाइफ होती है वो इन सारी चीजों का ब्लेम अंबिका और उसकी बेटी श्वेता पर डालती है। लेकिन अंबिका इस बात पर ध्यान नहीं देती और वो पुलिस को बुलाती है जिसके बाद वो
पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताती है। अब गाँव का पुलिस ऑफिसर जब अपनी तहकीकात स्टार्ट करता है तब उसे दीपिका तो कहीं भी नहीं मिलती है, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो गाँव वालों से ये पता करता है कि गायब होने वाली लड़कियों में दीपिका अकेली नहीं है। और वो इसीलिए क्योंकि दीपिका से पहले भी ऐसी कई सारी गाँव की लड़कियां हैं जो कि बारी बारी करके उस पेड़ वाले शैतान के हाथों गायब हो चुकी हैं। बट ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर और अंबिका दोनों को काफी धक्का लगता है और वो लोग पूछते हैं कि अगर ऐसी बात है तो उन्होंने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया और आज से पहले किसी भी लड़की की मिसिंग की रिपोर्ट क्यों लिखवाई गई है। लेकिन इस बात को सुनकर गाँव वाले और गाँव का सरपंच यानी कि जयदेव सभी इंस्पेक्टर को बताते हैं कि उन्होंने आज से पहले किसी भी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखवाई है क्योंकि जब भी लड़कियां गायब होती है तब वो 2-3 दिन के अंदर घर वापस आ जाती है, वो भी बिल्कुल सही सलामत। अब ये बात सुनकर अंबिका इस बारे में डिटेल से पूछती है, जो बात सुनकर जयदेव सारी बातें डिटेल में बताता है। वो बताता है कि ये सारी चीजें आज से 3 महीने पहले स्टार्ट हुई थी और वो भी उस दिन के बाद से जिस दिन अंबिका के पति शुभांकर की मौत हुई थी, क्योंकि उसके बाद से उस पेड़ वाले शैतान ने बारी बारी करके गाँव की लड़कियों को अगवा करना स्टार्ट कर दिया और वो भी स्पेशली उस टाइम पर जिस टाइम पर लड़कियों के फर्स्ट पीरियड आते थे। और दोस्तों इस बात को सुनते हम लोग भी ये समझ जाते हैं कि क्यों दीपिका के फर्स्ट पीरियड्स आने पर उसकी मदर नंदिनी इतना ज्यादा डर गई थी, क्योंकि एज ऑफ कोर्स नंदिनी को भी डर था कि पेड़ का शैतान अब उसकी बेटी को भी उठा कर ले जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके आगे पुलिस वाले वापस चले जाते हैं और पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बाद में स्टार्ट करेगा और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इस टाइम पर उन्हें दीपिका का कोई भी क्लू नहीं मिलता है। अब इसके बाद ही सारे गाँव वाले भी अपने घर चले जाते हैं, साथ ही अंबिका भी अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी से मिलती है। लेकिन अंबिका के घर आने के बाद उसकी बेटी श्वेता उससे पूछती है कि मॉम आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, आखिरकार हमारे गाँव में है क्या। और मैं जानती हूँ कि आप और पापा इस बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि बचपन से जब भी मैंने चंद्रपुर गाँव आने की बात करी तब आपने और पापा ने हमेशा ही यहाँ पर आने की बात को टाल दिया और मुझे कभी भी यहाँ पर लेकर नहीं आए। इसके साथ ही मैं ये भी जानती हूँ कि आप और पापा जो सारी चीजें चल रही है उसके बारे में पहले से जानते रहे। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इन सब के बारे में मुझे भी बताइए, क्योंकि मैं इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहती हूँ। अब श्वेता की बात सुनकर उसकी मदर अंबिका उससे कहती है, ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। वैसे भी तुम्हारे फादर भी मुझसे कहा करते थे कि हमें जल्दी अपनी बेटी श्वेता को अपने गाँव चंद्रपुर के बारे में बता देना चाहिए। सो अब इसीलिए आज मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी और आज मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। अब इसके बाद ही अंबिका अपनी बेटी श्वेता को चंद्रपुर गाँव की मिस्ट्री बताना स्टार्ट करती है। वो श्वेता को बताती है कि चंद्रपुर गाँव की मिस्ट्री आज से लाखों साल पुरानी है। असल में आज से लाखों साल पहले इंडियन माइथोलॉजी के अंदर एक काफी पावरफुल डीमन हुआ करता था एंड उस डीमन का नाम था रक्तबीज। रक्तबीज डीमन काफी ज्यादा पावरफुल था और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे भगवान शिव से ऐसा वरदान मिला था जिस वरदान की वजह से कोई उसे मार नहीं सकता था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी कोई उसे मारने के लिए उसका सर काटेगा तब उसकी बॉडी से उसके खून के जितने भी बूंदे गिरेंगी उन सभी बूंदों से नए राक्षस का जन्म हो जाएगा। यानी कि एक राक्षस को मारने का जाम होगा हजारों और राक्षसों को पैदा करना। और इसीलिए रक्तबीज को जितने भी देवताओं ने मारने की कोशिश की तब हर बार रक्तबीज का सर कटते ही उसके खून की जितनी बूंदे जमीन पर गिरती थी उतने और सारे राक्षस पैदा हो जाते थे। और फिर इसीलिए जब कोई भी देवता रक्तबीज को नहीं हरा पाया तब सारे देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की वाइफ यानी कि माता पार्वती से हेल्प मांगी, जिसके बाद ही माता पार्वती ने काली माता का रूप लिया और उन्होंने रक्तबीज से पैदा हुए सारे डीमंस को मारना स्टार्ट कर दिया। और जैसे उन डीमंस का ब्लड जमीन पर गिरता वैसे जमीन पर गिरने से पहले काली माता ने उन सारे ब्लड को इकट्ठा कर लिया, जिस वजह से उसका खून कभी भी जमीन पर नहीं गिरा और फिर दूसरा कोई डीमन पैदा ही नहीं हुआ। और फिर ऐसे ही देखते देखते काली माता ने रक्तबीज के सारे डीमंस को मारकर खत्म कर दिया। लेकिन असल में बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि रक्तबीज की कहानी वहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब रक्तबीज के पास वरदान था और उसकी खून की बूंदों से कई सारे दूसरे डीमंस पैदा हो रहे थे तब उसी टाइम पर उसकी खून का एक गोंदिया धरती पर चंद्रपुर गाँव में गिरा था। और चंद्रपुर गाँव में उसका खून गिरने की वजह से यहाँ पर भी एक शैतान पैदा हो गया जो की बहुत ज्यादा पावरफुल था। और चंद्रपुर गाँव में पैदा होने वाले इस डीमन का नाम था अमसजा। लेकिन जहाँ रक्तबीज के खून से बनने वाले दूसरे डीमंस के अंदर ये पावर्स थी कि वो अपने खून से भी दूसरे डीमंस को पैदा कर सकते थे, वही पर ही अमसजा के अंदर ऐसी कोई पावर्स नहीं थी। यानी कि अगर उसका सर कटेगा और उसकी बॉडी से खून निकलेगा तो उसके खून से कोई भी दूसरा डीमन पैदा नहीं होगा। लेकिन जो अमसजा डीमन था वो काली माता से बहुत ज्यादा नफरत करता था और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो किसी भी हाल में काली माता को हरा कर रहेगा। लेकिन अब क्योंकि वो अपने खून से दूसरे डीमंस को क्रिएट नहीं कर सकता था इसीलिए उसने ये प्लान बनाया कि वो अपने काम के लिए ह्यूमस का यूज करेगा। असल में अमसजा ने प्लान बनाया कि चंद्रपुर गाँव के अंदर जितनी भी छोटी बच्चियां हैं वो जैसी थोड़ी सी बड़ी होंगी और जैसे उनके फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होंगे वैसे ही वो सारी लड़कियों को अगवा कर लेगा। और दोस्तों फर्स्ट पीरियड आने पर इसीलिए क्योंकि फर्स्ट पीरियड आने के बाद गर्ल्स इतनी मेच्योर हो जाती हैं कि वो अपनी बॉडी में प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती हैं। और इसीलिए अमसजा का प्लान था कि वो इन सारी लड़कियों को अगवा करेगा, उन सभी को सीधा अपने पास लेकर आएगा एंड उन सबके अंदर अपना बीज डाल देगा और फिर उन लड़कियों के जरिए वो अपने नए राक्षस बच्चे पैदा करेगा। और इस तरीके से वो अपने राक्षसों की नई सेना क्रिएट करेगा एंड उस सेना के साथ मिलकर काली माता को हरा देगा। लेकिन असल में जब अमसजा ने लड़कियों को किडनैप करना स्टार्ट करा और उनकी बॉडी में बारी बारी करके अपनी सीड को डालना स्टार्ट करा तब कोई भी लड़की इस चीज को हैंडल नहीं कर पाई और धीरे धीरे करके वो सबकी मौत होने लगी। लेकिन इस तरह से बच्चियों को मरते हुए देखकर पूरा चंद्रपुर गाँव सदमे में आ गया और उस टाइम पर चंद्रपुर गाँव में से किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन उस टाइम पर चंद्रपुर गाँव में काली माता का एक बड़ा भक्त सामने आया। उस भक्त ने सबसे पहले काली माता की महापूजा की और उस पूजा के जरिए काली माता से मदद मांगी, जिसके बाद काली माता ने अपने उस भक्त पर कृपा करी। जिसके बाद सबने देखा कि वो भक्त काली माता
कि जिस मूर्ति की पूजा कर रहा था उसी मूर्ति के अंदर से खून का एक डट बाहर आया और खून का वो एक बूंद सीधा उस भक्त की आंखों में गिरा, जिसके बाद उस भक्त के अंदर काली माता की दिव्य पावर्स आ गई और फिर उन पावर्स के बाद वो भक्त इतना ज्यादा पावरफुल बन गया कि वो अमसजा को बड़े आराम से मार सकता था। लेकिन असल में जैसे इस बारे में अमसजा को पता लगा वैसे वो डीमन गायब हो गया और वो सालों तक कभी भी गाँव वालों के सामने नहीं आया और साथ ही साथ इन सालों के दौरान उसने किसी भी बच्ची को किडनैप नहीं किया। और इसीलिए ये सब देखकर पूरे चंद्रपुर गाँव को ऐसा लगा कि अब शायद से अमसजा जा चुका है और शायद से अब उस डीमन से पूरे चंद्रपुर गाँव को मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन असल में ये पूरे चंद्रपुर गाँव की बहुत बड़ी भूल थी और ऐसा इसीलिए क्योंकि अमसजा डीमन कहीं भागा नहीं था, बल्कि वो तो चंद्रपुर गाँव के अंदर ही छुपकर इंतजार कर रहा था। इंतजार एक सही मौके का और कई सालों बाद उसे मौका मिला भी। असल में दोस्तों जिस भक्त को काली माता से पावर्स मिली थी उसने भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और आगे चलकर उसने शादी कर ली और शादी होने के बाद उसे एक बेटी पैदा हुई। लेकिन अब क्योंकि उस भक्त के अंदर काली माता की शक्तियां थी इसीलिए उसकी वो शक्तियां उसकी बेटी के पैदा होने पर उसकी बेटी में चली गई, जिस वजह से उसकी बेटी किसी भी आम लड़की के मुकाबले बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। लेकिन असल में अमसजा डीमन इसी बात का इंतजार कर रहा था और इसीलिए जैसे अमसजा ने देखा कि उस भक्त की बेटी में काफी पावरफुल शक्तियां आई, वैसे वो समझ गया कि अब वो इस लड़की का इस्तेमाल कर सकता है। और अब इसीलिए जैसे उस भक्त की बेटी 12 साल की हुई एंड उसके फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुए तब अमसजा ने सामने आकर उसे किडनैप कर लिया और उसकी बॉडी में अपना सीड डाल दिया, जिसके बाद वो लड़की अमसजा के बच्चे के लिए प्रेग्नेंट हो गई। और कमाल की बात ये थी कि अब जो बच्चा था वो अगर पैदा हो जाता तो वो अमसजा से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता और उस बच्चे के पैदा होने से अमसजा जीत जाता। लेकिन ये सारी बातें जानकर उस बच्ची के पिता के सामने एक बहुत ही बड़ा धर्म संकट आ गया और इसीलिए वो भक्त इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे करना क्या चाहिए। लेकिन अमसजा अपने मकसद में कामयाब ना हो और वो अपने बच्चे के पैदा होने के बाद पूरी दुनिया को बर्बाद न कर दे, इसीलिए इन सारी चीजों को रोकने के लिए उस भक्त ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया और वो कदम ये था कि उसने अपनी 12 साल की प्रेग्नेंट बच्ची को सर काट के जान से मार दिया, यानी कि उसने अमसजा को रोकने के लिए अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। अब इस पूरी कहानी को सुनने के बाद अंबिका की बेटी श्वेता उससे कहती है कि अमसजा डीमन की स्टोरी तो बहुत ही डरावनी थी, लेकिन आखिरकार अभी भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस डीमन से हमारी फैमिली का क्या लेना देना। ये बात सुनकर अंबिका अपनी बेटी श्वेता को ये बताती है कि असल में इन सबसे हमारी फैमिली का सीधा कनेक्शन है और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जो काली माता का भक्त था जिसे काली माता से पावर्स मिली थी एंड जिसकी 12 साल की बेटी को अमसजा ने प्रेग्नेंट किया था, वो भक्त हमारे ही पूर्वज थे और इसीलिए तुम्हारे पिता शुभांकर और तुम दोनों उस भक्त के वंशज हो। और इसीलिए सालों से हमारे परिवार में ये प्रथा बन गई कि जब भी परिवार में कोई बेटी पैदा होगी तब उस बेटी के पैदा होते ही उसकी बलि दे दी जाएगी और उसे जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारे परिवार से जो भी बेटी पैदा होगी अमसजा उसके अंदर अपना सीड डाल देगा और उसके जरिए अपने वंश को पैदा करेगा। और यही एक रीजन था जिस वजह से तुम्हारे पिता की बहन जो थी यानी कि शुभांकर की बहन उसके पैदा होते ही उसकी भी बलि दे दी गई थी। और दोस्तों आप सबको भी याद होगा कि ये सीन हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पर शुभांकर के साथ जैसे उसकी जुड़वा बहन पैदा हुई थी वैसे उसकी बलि दे दी गई थी और वो सारी चीजें क्यों की गई थी वो हमें यहाँ पर पता लगी है। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें सुनकर श्वेता अंबिका से कहती है कि माँ अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तो इसी परिवार की बेटी हूँ, तो फिर आखिरकार आपने और पापा ने मुझे जिंदा क्यों रखा, मेरे पैदा होते मेरी बलि क्यों नहीं दी गई। ये बात सुनकर अंबिका श्वेता को बताती है कि ऐसे में तुम्हारे पिता और मैं इन सारी बातों पर भरोसा नहीं करते थे और इसीलिए जब तुम पैदा हुई थी तब तुम्हारे पिता ने अपने पिता से यानी कि तुम्हारे दादा से ये बात झूठ बोली थी कि उन्हें असल में कोई बेटी नहीं बल्कि एक बेटा पैदा हुआ है। और ये सब इसीलिए क्योंकि मैं और तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते थे एंड अगर हम सबको सच्चाई बताते तो वो लोग तुम्हारी भी बलि दे देते। पर ये बात सुनकर श्वेता कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अब तो अमसजा मेरे पीछे भी जरूर आएगा। लेकिन ये बात सुनकर अंबिका श्वेता से कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम तक पहुंचने से पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा, मेरा यानी कि तुम्हारी माँ का। अब इसके बाद ये दिन बीत जाता है और अगला दिन आता है। अगले दिन हम ये देखते हैं कि जो हवेली का नौकर होता है यानी कि विकास उसके फादर से अंबिका और श्वेता मिलते हैं। असल में दोस्तों विकास और उसके जो फादर होते हैं वो सालों से इस हवेली के अंदर काम कर रहे होते हैं एंड इसलिए विकास के जो फादर है उन्होंने सालों पहले श्वेता के फादर शुभांकर को भी अपनी गोद में खिलाया था। अंबिका और श्वेता जब विकास के फादर से मिलते हैं तब वो उन दोनों को शुभांकर के बारे में कई सारी बातें बताता है जैसे कि बचपन के किस्से। लेकिन इन सबके साथ ही वो अंबिका के हाथ में एक एनवेलप भी देता है और वो एनवेलप देते हुए वो उससे कहता है कि ये शुभांकर का है और शायद उसने इसके अंदर कोई खास बात लिखी है। अंबिका जल्दी से उस एनवेलप को लेती है और अपने कमरे में जाकर उसे ओपन करती है, लेकिन वो देखती है कि उसके अंदर एक बंगाली में मंत्र लिखा होता है। जिसके बाद वो जैसे उस बंगाली मंत्र को पढ़ती है वैसे उसके बाद ही हम ये देखते हैं कि अंबिका को अपने आसपास अपने हस्बैंड शुभांकर के होने का एहसास होता है। लेकिन उसके कुछ सेकंड्स बाद ही हम ये देखते हैं कि वहाँ अंबिका को अपने सामने काली माता के दर्शन होते हैं। और दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मूवी की स्टार्टिंग में बताया था कि शुभांकर की हवेली के अंदर एक काली माता का मंदिर है और वो मंदिर नॉर्मली तो बंद रहता है लेकिन उसके अंदर काली माता की पूजा तभी होती है जब काली माता किसी के सामने आकर उसे अपना दर्शन देती है। लेकिन 40 सालों से काली माता ने आज तक किसी को दर्शन नहीं दिया था और काली माता ने लास्ट दर्शन उसी लेडी को दिया था जिस लेडी ने शुभांकर और उसकी बहन के जन्म के टाइम पर काली माता की पूजा की थी और बाद में जाकर शुभांकर की बहन की बलि चढ़ाई थी। लेकिन अब 40 साल बाद काली माता ने दर्शन दिया है अंबिका को और अब इसीलिए जैसे अंबिका इस बारे में विकास को बताती है वैसे ही अंबिका से कहता है कि अब उसे काली माता की पूजा करनी होगी क्योंकि यही उनका इशारा है। जिसके बाद दोस्तों सारे काम वालों को बुलाया जाता है और इस बात को डिसाइड किया जाता है कि अब जल्दी अंबिका के हाथों काली माता की पूजा की जाएगी। हालांकि दोस्तों इसके कुछ टाइम बाद ही हमें देखते हैं कि दीपिका अपने
अपने आप ही घर वापस आ जाती है, जिसे देखकर विकास, नंदिनी, अंबिका, श्वेता और बाकी सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों इस टाइप पर अंबिका रुकती नहीं है और वो पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर पूरे गाँव की बच्चियों से पूछताछ करते हैं। लेकिन पूछताछ के अंदर पुलिस को कुछ भी पता नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद जैसी अंबिका अपने घर आती है वैसे उसे पता लगता है कि उसकी डॉटर श्वेता के भी पीरियड से स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि रात हो गई थी इसीलिए वो श्वेता को नॉर्मली सुला देती है। बट दोस्तों इसके बाद ही हमें पता लगता है कि गांव की जितनी लड़कियों को अमसरा ने किडनैप किया था उन सभी को सबने कंट्रोल में कर लिया है। और इसीलिए रात के टाइम पर हम ये देखते हैं कि वो सारी लड़कियों का इस्तेमाल करता है और उनमें से सबसे पहले दीपिका को श्वेता के रूम में भेजता है और उसके जरिए श्वेता को बाहर निकलवा लेता है। इसके बाद बारी बारी करके वहाँ पर और सारी लड़कियां आती है और वो सब जबरदस्ती श्वेता को खींच कर ले जाने लगती है। लेकिन अंबिका जैसी इस बात को नोटिस करती है कि श्वेता अपने बेड पर नहीं है वैसी वो उसे ढूंढते हुए सीधा बाहर आती है एंड वो ये देख लेती है कि सारी लड़कियां मिलकर उसकी बेटी श्वेता को खींचकर अमसजा के पास ले जा रही हैं। लेकिन उसके बाद अंबिका जल्दी से श्वेता के पास जाती है और वो सबके हाथों से श्वेता को छुड़ाकर उसे अपने पास ले आती है। ये सब देखकर अंबिका बहुत ज्यादा डर जाती है और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अब अपनी बेटी की जान को और खतरे में डालेगी। और इसीलिए ये बात डिसाइड करते ही वो जल्दी से अपने सारे कपड़े पैक करती है और अपनी बेटी श्वेता को लेकर सीधा कार ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल जाती है और जल्दी से जल्दी चंद्रपुर गाँव से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों रात के समय कुछ टाइम ड्राइव करने के बाद ही हम लोग देखते हैं कि वो सारी लड़कियां फिर से उनकी गाड़ी के पास आ जाती है और बारी बारी करके वो सब गाड़ी पे कूद जाती हैं। और क्योंकि इस टाइम पर हमसे जाने इन सब के अंदर अपनी थोड़ी थोड़ी पावरशाली होती है इसलिए सब बड़े आराम से कार के शीशे को तोड़ देती है, कार के गेट्स को तोड़ देती है और अंबिका के सामने ही उसकी बेटी श्वेता को उठाकर ले जाती है और श्वेता को सीधा सौंप देती है जयदेव के हाथों में। अब अंबिका जैसे अपने सामने जयदेव को देखती है वैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन दोस्तों जयदेव को देखकर हम ये जरूर समझ जाते हैं कि हो ना हो जयदेव का भी अमसजा से बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही जयदेव श्वेता को लेकर सीधा जंगल में चला जाता है और अब क्योंकि अंबिका हमले के अंदर बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी इसीलिए वो सीधा बेहोश हो जाती है। लेकिन बेहोशी के बाद जब अंबिका की आंखें खुलती है तब वो देखती है कि वो एक अनजान से घर में है और उसके सामने एक बुढ़िया बैठी है। अब इस बूढ़ी लेडी को देखकर अंबिका को ऐसा लगता है कि शायद से ये भी जयदेव के साथ मेरी हुई है। लेकिन वो बूढ़ी लेडी अंबिका को ये बताती है कि वो जयदेव के साथ नहीं है। अब दोस्तों आगे हमें पता लगता है कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि ठीक वही लेडी है जिसने शुभांकर और उसकी बहन के जन्म के टाइम पर काली माता की पूजा की थी और शुभांकर की बहन की बलि दी थी। लेकिन दोस्तों असल में वो स्टोरी पूरी नहीं थी और ये बूढ़ी लेडी यहाँ पर अंबिका को पूरी स्टोरी बताती है। वो बताती है कि जब अंबिका के पति शुभांकर और उसकी बहन का जन्म हुआ था तब उससे एक रात पहले उसे काली माता का सपना आया था और उसी जन्म के दिन वो काली माता की पूजा कर रही थी। लेकिन पूजा के बाद उससे बच्ची की बलि देने को कहा गया। लेकिन उस रात उसने बलि देने से मना कर दिया और उसने सिंपली ये कहा कि ये छोटी बच्ची काली माता की बेटी है और इसीलिए काली माता अपनी बेटी की बलि नहीं मान सकती है। इसलिए हम यहाँ पर कुछ तो बहुत गलत कर रहे हैं। पर मेरे ये बोलते ही जयदेव सामने आया और उसने धक्का देकर मुझसे हथियार छीन लिया और उसने उस छोटी सी बच्ची की बलि दे दी। इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि जयदेव बहुत ही निर्दयी है। लेकिन जयदेव उसके बाद भी रुका नहीं और उसने सबसे पहले तो मुझे ढोंगी करार देके गाँव से बाहर निकलवाया और उसके साथ ही उसने मेरा रेप भी किया और फिर इसीलिए उस दिन के बाद से मैं यहाँ गाँव के बाहर ही रहती हूँ, वो भी बिल्कुल अकेले। असल में बच्ची की बलि देके जयदेव चंद्रपुर गाँव के सामने उनका हीरो बन गया। साथ ही गाँव वालों का भरोसा जीत के वो सरपंच भी बन गया। लेकिन उस बच्ची की बलि देना जयदेव की बहुत बड़ी गलती थी और ऐसा इसीलिए क्योंकि एक रात जब जयदेव सो रहा था तभी अमसजा ने अपनी टहनियों को लंबा करके जयदेव को कैप्चर किया और उसे अपने पास ले आया। इसके बाद अमसजा जयदेव को मारने वाला था लेकिन मारने से पहले उसे जयदेव को उसकी गलती समझाई और उसने जयदेव से कहा कि इस परिवार में पैदा होने वाली लड़की मेरे वश को आगे ले जा सकती है, इसीलिए तूने इस परिवार की लड़की को मारकर बहुत गलत किया और इसीलिए अब तुझे मारने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। लेकिन जयदेव बहुत ही दिमाग वाला था इसलिए उसने अमसजा से डील करी कि अमसजा उसकी जान न ले, जिसके बदले में वो अमसजा का गुलाम बनेगा और अब इस परिवार में जो भी अगली लड़की पैदा होगी वो उसके तैयार होने पर उसे सही सलामत सीधा अमसजा के पास लेकर आएगा, जिसके बाद उसका इस्तेमाल करके अमसजा उसमें बीज डालेगा और उससे अपना वंश आगे बढ़ाएगा। अमसजा को भी ऑफर अच्छा लगा इसलिए उसने जयदेव को अपना गुलाम बनाया और उसने जयदेव के शरीर का इस्तेमाल करके वो उसमें समा गया, जिसके बाद से जयदेव और अमसजा दोनों एक हो गए। यानी कि ये जो जयदेव गाँव का सरपंच है वो असल में कोई जयदेव या सरपंच नहीं बल्कि असल में अमसजा है और अब वो अंबिका की बेटी को उठाकर ले गया है और इसीलिए अब उसने श्वेता में बीज डाल दिया तो फिर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। लेकिन आगे वो बूढ़ी लेडी अंबिका से कहती है कि अब जयदेव को यानी कि अमसजा को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है काली पूजा करना, क्योंकि उसे ही सपने में काली माता दिखी थी। क्योंकि अब काली माता की पूजा करने के बाद ही काली माता उसे रास्ता दिखाएंगे। इसके बाद अंबिका को भी ये सब कुछ ठीक लगता है और इसीलिए वो अपनी बेटी की परवाह किए बिना जल्दी से अपने घर जाती है और काली माता की पूजा स्टार्ट करती है। उस पूजा में अंबिका का साथ देने के लिए सारे गाँव वाले आ जाते हैं और वो भी अंबिका के पीछे पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर पूजा के खत्म होने के बाद ही हमें देखते हैं कि काली माता अपने एक रूप में अंबिका को दर्शन देती है और वो उसके सर पे तिलक लगा के उसे अपनी पावर्स प्रोवाइड करती है। इसके बाद ही वो काली माता के पास रखे उनके वेपन को उठाती है और अकेली सीधा निकल जाती है अमसजा से लड़ने के लिए। इसके बाद ही अंबिका अमसजा के पास जाती है जो कि इस टाइम पर जयदेव के रूप में होता है और जयदेव देखते ही देखते अपनी सारी लड़कियों को बुलाता है जिन सारी लड़कियों को उसने कंट्रोल में कर रखा था और उनकी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा के सबको अंबिका पर छोड़ देता है। जिसके बाद वो सारी लड़कियां मिलकर अंबिका पर हमला कर देती है और जयदेव जल्दी से अमसजा के रूप में आता है और वो अंबिका की बेटी श्वेता की बॉडी में अपना बीज डालना स्टार्ट कर देता है। इधर अंबिका जो कि सारी लड़कियों से लड़ रही होती है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और बारी बारी करके इन सारी लड़कियों को अमसजा के कंट्रोल से बाहर कर लेती है और इस सब के सबको पहले जैसा नॉर्मल कर देती है। जिसके बाद ये
ये सारी लड़कियां बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर अंबिका सीधा सामने आती है अमसजा के और फिर वो अमसजा से फाइट स्टार्ट करती है। लेकिन इस फाइट के अंदर हमें देखते हैं कि अमसजा अंबिका पर बहुत भारी पड़ता है और वो उसे उठा उठा के पटकता है और उसके हाथ पैरों को तोड़ लेता है, जिस वजह से अंबिका बेहोश हो जाती है। और इधर अमसजा फिर से अपने बीज डालने के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। लेकिन फिर इसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि अंबिका के अंदर काली माता का वास आता है और वो सीधा अपने वेपन को उठाकर सीधा अमसजा के पास जाती है और इस बार वो अमसजा पर बहुत भारी पड़ती है और देखते देखते अमसजा को खत्म कर लेती है। जिसके बाद अमसजा, चूंकि रक्त बीज से बना हुआ आखिरी डीमन था, उसका पूरी तरह से खात्मा हो जाता है। इसके बाद ही अंबिका अपनी बेटी श्वेता को उठाकर सीधा अपने घर ले आती है, जहाँ पर इस टाइम पर सारे गाँव वालों के साथ साथ वो बूढ़ी लेडी भी होती है जिसने की अंबिका की बेहोशी में हेल्प की थी। इसके साथ ही अंबिका यहाँ पर उन सारे बच्चों को भी ले आती है जिन सारे बच्चों को उसने अमसजा के कंट्रोल से बाहर निकाला था और इसी अपनी अपनी बेटी को देखकर सारे गाँव वाले बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो बूढ़ी लेडी जैसी अंबिका की बेटी श्वेता को देखती है वैसी वो अंबिका से कहती है कि असल में अमसजा अपने प्लान में कामयाब हो गया है, क्योंकि उसने अंबिका की बेटी श्वेता के अंदर अपना बीज डाल दिया है और अब इसीलिए अमसजा को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है श्वेता की बलि दे देना। अब ये बात सुनकर अंबिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी वो मजबूरी में अपनी बेटी श्वेता को सामने रखती है और अपने हथियार से उसकी बलि देने लगती है। लेकिन अगले पल काली माता उसे आशीर्वाद देती है और एक ही झटके में वो श्वेता के अंदर से बीज को खत्म कर देती है, जो चीज देखकर वो बूढ़ी लेडी अंबिका को रोक देती है एंड उसे सारी बात बताती है। जिसके बाद ये बात जानते अंबिका भी बहुत खुश होती है और फिर वो अपनी बेटी श्वेता को बेहोशी से जलाकर उसे गले लगाकर खुशी के मारे रोने लगती है। और फिर इस सब के बाद ये सारे के सारे गाँव वाले मिलकर काली माता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर नमन करते हैं, जिसके साथ ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस मूवी के खत्म होने के बाद मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है और इस पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम सीधा शैतान मूवी का ट्यून सुनते हैं और अपने सामने स्क्रीन पर एक इंसान को देखते हैं जिसकी आवाज R-1 जैसी होती है, यानी कि शैतान मूवी के शैतान की। और यहाँ से हमें यह हिंट मिलता है कि ये माँ मूवी सीधा शैतान मूवी से कनेक्टेड है और ये आगे चलकर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को जन्म देने वाले हैं। पर दोस्तों, हमने शैतान मूवी के अंदर तो ये देखा था कि वहाँ पर R-1 यानी कि शैतान मर चुका था। सो अब इसीलिए आगे की मूवीज में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार मूवीज वाले शैतान को वापस कैसे लेकर आते हैं। और अगर दोस्तों शैतान मरने के बाद वापस आ सकता है तो फिर तो ये भी हो सकता है कि अमसजा भी मरने के बाद वापस आ जाए, या फिर होने वो ये भी हो सकता है कि आगे वाले किसी मूवी के अंदर हमें इनसे भी कोई बड़ा शैतान देखने को मिले। जैसे आपको इन सब पर क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर माँ जरूर लिखना। बाकी जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी और पर सेट कर लेना। बाकी आपको ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो आप चैनल में जाना, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।